हेलो दोस्तों, मैं उमैर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज़बान की आमोज़िश और हसूलियाबी। आने वाले नए साथियों को बताते चले कि हमने सीटेट उर्दू लैंग्वेज की प्रिपरेशन कराने के लिए, उर्दू ज़बान की तैयारी कराने के लिए यूट्यूब पर फ्री कोर्स शुरू किया हुआ है, फ्री बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें आपको फ्री थ्योरी वाइज वीडियोस दिए जा रहे हैं, फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं और फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, और उन लोगों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो सीटेट की प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं ज़बान उर्दू की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ज़बान की आमोज़िश और हौसलियाबी देखने से पहले जान लेते हैं ज़बान किसको कहते हैं, उसके बाद ज़बान की आमोज़िश देखेंगे। तो ज़बान किसे कहते हैं, ज़बान को देख लेते हैं। ज़बान इंसानी ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील, कम्युनिकेशन का ज़रिया है। यानी हम जो बोलते हैं, हमारी जो ज़बान है, हम इंसान हैं और हमको अपने ख़यालात को ज़ाहिर करने के लिए, अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए, अपने एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, कुछ आवाज़ों का सहारा लेना पड़ता है। वही आवाज़ जिससे आप मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी वीडियो से आप अपनी तैयारी कर पा रहे हैं, वही आवाज़ को ज़बान कहते हैं। हम और आप इससे जुड़े हुए हैं, जिसको उर्दू कहते हैं। उर्दू ज़बान में अभी यहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है और वहाँ बैठकर आप पढ़ रहे हैं, यही आवाज़ आपको जुड़े हुए है, यही आपकी ज़बान है। ठीक है। ज़बान किसे कहते हैं? ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात, ज़रूरियात की कम्युनिकेशन का ज़रिया है, यानी बातचीत का ज़रिया है। ठीक है। हम अपने जज्बात को बात कर सकते हैं, अपने ख़यालात की बातें आपसे कर सकते हैं, अपने एहसासात की बात कर सकते हैं, अपने ज़रूरियात की बातों को कर सकते हैं। यही ज़बान है। अब देख लेते हैं ज़बान के कुछ अक़वाल क्या क्या हैं। ज़बान इंसान के कुछ अहम पॉइंट देखेंगे, उसके बाद अक़वाल देखेंगे। ज़बान इंसानों के दरमियान राब्ते का वो निज़ाम है जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों से मिलकर बनता है। यानी ज़बान इंसानों के राब्ते का, यानी इंसानों से एक दूसरे से राब्ता करने का वो रास्ता है जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों से मिलकर बनता है। समाजी तामीलात से ही बच्चा नकल करके सीखता है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो कोई ज़बान को नहीं जानता है। अगर आप उसको अमेरिका में रख देंगे तो वो इंग्लिश सीख जाएगा, अगर आप हिंदुस्तान में रख देंगे तो वो हिंदी उर्दू सीख जाएगा, अगर आप उसको चाइना में रख देंगे, बच्चे को जैसे पैदा हुआ है चाइना में उसकी परवरिश हो रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो चाइनीज़ भाषा सीख जाएगा, चाइनीज़ ज़बान सीख जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है वो देखता है उसके मम्मी पापा, यानी उसके वालिदैन, उसके सरपरस्त, उसके भाई बहन किस ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी ज़बान को वो क्या करता है, वो नकल करके वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसी से फिर क्या करता है, बाद में वो माहिर बन जाता है, एक ज़बान पर अपनी एक पकड़ हासिल कर लेता है। लेकिन पहले नकल करके ही वो अपने सरपरस्त से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से, अपने भाई बहन से नकल करके ही बच्चा सीखता है। अब ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है, यानी ज़बान से ही मकसद का पता चलता है। हमारा मकसद क्या है, हम ज़बान के ज़रिए से ही ज़ाहिर कर सकते हैं। ज़बान इल्म हासिल करने का एक ज़रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ये तो बहुत अहम बात है। यानी ज़बान का अगर इस्तेमाल पूछ लिया जाए तो ज़बान का इस्तेमाल में आप क्या क्या लिखेंगे। ज़बान इशारों से बनती है, ज़बान तामीलात की वजह से बच्चा नकल करके सीखता है, ज़बान समाजी ज़िंदगी का मकसद बनाती है। ज़बान से हम इल्म हासिल करने का हमारा एक ज़बान बहुत बड़ा ज़रिया है। ठीक है। उसके बाद ज़बान इंसान की ज़ाती और समाजी अफ़आल के तकमील में अहम किरदार अदा करती है। यानी ज़बान के ज़रिए से ही हम क्या कर पाते हैं, हम अपने अंजाम तक पहुँचते हैं, अपने काम की तकमील तक, अपने काम के अंजाम तक हम पहुँचते हैं ज़बान के ज़रिए से ही। ज़बान इंसानी समाज की तरक्की का सबब है, यानी ज़बान से ही इंसानी समाज की तरक्की होती है। ज़बान इज़हार का एक ताकतवर ज़रिया है। हम अपनी बातों को, अपने एहसासात को इज़हार करेंगे तो वो ज़बान के ज़रिए से ही हम अपनी बातों को इज़हार कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ज़बान और रस्मुल ख़त के दरमियान
کوئی متعین رشتہ نہیں ہوتا، یعنی کوئی پختہ رشتہ نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ زبان صرف ایک ہی رسم الخط میں لکھی جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی زبان کسی بھی رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، یعنی کوئی بھی زبان ہو وہ کسی بھی رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک زبان کا رسم الخط صرف ایک ہی ہے۔ جیسے انگلش لکھی جا رہی ہے، جیسے ابھی ہم نے کیا کہا، جیسے ہندی کی جو ہے دیوناگری لپی ہے، ایک دیوناگری رسم الخط ہے، ٹھیک ہے، اسی کو لپی بولتے ہیں اور اس کو اردو میں رسم الخط بولتے ہیں۔ تو دیوناگری ہے، ہم نے لکھا دادا، ہے نا، دادا لکھ دیا، اور انگریزی کی کیا ہے، رومن ہے، تو ہم نے ایسے بھی لکھ دیا DADA، دادا، ہے نا، یا اردو میں لکھ دیا نستعلیق میں، نستعلیق رسم الخط میں کیا ہے، دادا۔ تو یہ کیا ہو گئی، کچھ فیر بدل کے ساتھ، تھوڑے سے فیر بدل کے ساتھ ہم کسی بھی زبان کو کسی بھی لپی میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ اچھے سے سمجھ لیجئے، یہ چیز بہت بار سیٹڈ کے ایگزام میں پوچھا ہے کہ زبان کے رسم الخط کو کسی بھی زبان میں کوئی بھی زبان کسی بھی رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، تو اس میں آپشن دیا رہتا ہے ہاں، نہیں، تھوڑے سے فیر بدل کے ساتھ لکھی جا سکتی ہے، بالکل نہیں لکھی جا سکتی۔ تو یہ جان لیجیے کہ تھوڑے سے فیر بدل کے ساتھ زبان کسی بھی رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ زبان میں کئی تخیلاتی عناصر بھی ہوتے ہیں۔ زبان شاعری، نثر اور ڈرامہ لسانی حساسیت کے ساتھ ہماری زندگی کے جمالیاتی پہلو کو بھی تیز کرتی ہے۔ یعنی زبان میں کئی چیز ہوتی ہے، تخیلاتی عناصر بھی ہوتے ہیں، یعنی تھنکنگ ہوتی ہے، اس میں شاعری بھی ہوتی ہے، نثر بھی ہوتی ہے اور ڈرامہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہماری ریئل زندگی کے جمالیاتی پہلو کو بھی یہ تیز کرتی ہے، یعنی اس کا اثر تو ہے ہی، شاعری میں بھی زبان کا اثر دکھتا ہے، نثر اور ڈرامہ ہر چیز میں زبان کا اثر دکھ رہا ہے، لیکن جو جمالیاتی پہلو ہے، ہماری زندگی کا جمالیاتی پہلو ہے، اس میں بھی اس کا پرزور اثر دکھائی دیتا ہے، اس میں بھی پہلوؤں کو بھی یہ تیز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے، ساتھ ہی یہ ہمارے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کو بھی بلند کرتی ہے، یعنی ہمارے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کو ہی زبان، اگر ہمیں زبان نہیں آئے گی تو ہمارے اندر صلاحیت بھی نہیں آئے گی، کس طرح ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان ہی واحد ذریعہ ہے جو تعلیم، ادب اور انتظامی کاموں کی تدوین کے لیے ایک مضبوط ذریعہ کے طور پر کام کرتی ہے، یہ تو سبھی جان رہے ہیں۔ زبان تقریری اور تحریری شکل میں انسانی ذہن و قلب کے جذبات کا اظہار کا نام ہے، یعنی زبان کا دوسرا نام پوچھا جائے تو زبان تقریری اور تحریری شکل میں انسانی ذہن و قلب کے جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیجئے یا نشان لگا لیجئے، یہ چیز سمجھ لیجئے، آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ زبان تقریری اور تحریری شکل میں انسانی ذہن و قلب کے جذبات کا نام ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، ماہر لسانیات زبان کو لغت اور قواعد کی آمیزش یعنی ملاوٹ مانتے ہیں۔ ماہر لسانیات زبان کو کیا مانتے ہیں، لغت مانتے ہیں، اور اس میں زبان میں قواعد کی آمیزش یعنی ملاوٹ مانتے ہیں۔ یعنی زبان کیا ہے، زبان تو ایک لغت ہے اور اس میں کیا ملایا گیا ہے، اس میں قواعد ملایا گیا ہے، ایسا ماہرین لسانیات مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب زبان اور سماج ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے ایک دم جڑے ہوئے ہیں، جیسے رات اور دن، یہ دونوں لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، رات کے بعد ہمیشہ دن آئے گا، یہ نہیں کہ رات کے بعد ہمیشہ رات آ جائے گی، اس طرح سے جو لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیت کہلاتا ہے۔ زبان کیا ہوتی ہے، زبان ایک دوسرے سے بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک دم جڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی۔ زبان نہ تو سماج سے الگ ہو سکتی ہے، نہ سماج کبھی زبان سے الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زبان کا مطالعہ کرنا یعنی زبان کے بارے میں پڑھنا یا زبان کے بارے میں کھوج کرنا یا زبان کی باتوں کو اپنے دماغ میں بیٹھانا کیا کہلاتا ہے، مطالعہ کہلاتا ہے۔ مطالعہ یعنی اسٹڈی، علم لسانیات کہلاتا ہے۔ زبان کا مطالعہ علم لسانیات کہلاتا ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ اب زبان کے متعلق نظریات دیکھ لیتے ہیں، زبان کے متعلق مختلف اقوال دیکھ لیتے ہیں۔ ارسطو کے مطابق کیا ہے کہ ارسطو کے مطابق انسان کیا ہے، انسان ایک سماجی ذی روح ہے، یعنی سماجی
रूह है, जी रूह है यानी जिंदगी होती है, जी मीन्स होता है जिंदगी, ठीक है। समाजी रूह है जो समाजी जिंदगी को बामानी बनाता है, समाजी जिंदगी को क्या करता है, बामानी बनाता है। माशरे में रहते हुए वो ज़बान के ज़रिए ही, माशरे में रहते हुए वो ज़बान के ज़रिए ही इफ़राद के साथ एक धागे में बंधा है, यानी ज़बान के ज़रिए ही हम लोगों के साथ, इफ़राद मीन्स होता है फ़र्द की जमा है इफ़राद। और ये भी जान लीजिए कि सीटेट में जब 15 नंबर 2 पार्ट में होता है, एक उर्दू पेडागॉजी होता है आपका, और दूसरा होता है आपका पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको चूज़ करना रहेगा, मतलब पैराग्राफ में पढ़कर ही आपको आंसर निकालना रहेगा, ठीक है। उसमें कभी कभी क्या कुछ पार्ट 2-3 नंबर आपका उर्दू कवायद का भी रहेगा, वो भी आपको इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। पूरी मुकम्मल तैयारी आपको सीटेट की कराई जाएगी उर्दू ज़बान की। तो ज़बान के मुतालिक नज़रियात हमने क्या देखा, इंसान एक समाजी रूह है ना, समाजी रूह है जो समाजी ज़िंदगी को बामानी बनाता है। माशरे में रहते हुए वो ज़बान के ज़रिए ही माशरे की अफराद यानी माशरे के लोग के साथ वो धागे की तरह, एक धागे की तरह बंधा हुआ है, यानी एक धागा से जैसे बंधा रहता है, उसी तरह समाज में ज़बान के ज़रिए ही हम एक दूसरे के धागे की तरह बंधे हुए हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि बाबू राम सक्सेना के मुताबिक क्या बातें कही जा रही हैं, ज़बान के मुतालिक क्या है। तो बाबू राम सक्सेना के मुताबिक जिसकी मदद से इंसान एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करता है, यानी ख्याल को एक दूसरे से तबादला करता है, उसे तरतीब इब्तिदाई आवाज़ की अलामती निज़ाम, एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या रहना चाहिए था, इसमें रहना चाहिए था कि जो उनके मुताबिक क्या नाम है, बाबा राम सक्सेना के मुताबिक ये होना चाहिए था कि जिसकी मदद से इंसान एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं, उस बेतरतीब, यहाँ है लिखा हुआ है, ये तभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, उस बेतरतीब इब्तिदाई आवाज़ की अलामती निज़ाम को ज़बान कहा जाता है, ठीक है। ये आप जान लीजिए। बाबू राव के मुतालिक क्या है, बाबू राम सक्सेना के मुताबिक जिसकी मदद से इंसान एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं, उस बेतरतीब इब्तिदाई आवाज़ की अलामती निज़ाम को ज़बान कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। अब देख लेते हैं अफलातून, और जिसको प्लेटो बोलते हैं, प्लेटो को उर्दू में अफलातून कहते हैं, उनके मुतालिक क्या बातें कही गई हैं, उनके मुताबिक क्या बात कही गई है ज़बान को लेकर। तो फ़िक्र ख़याल और ज़बान में थोड़ा ही फ़र्क है, फ़िक्र ख़याल और ज़बान में थोड़ा ही फ़र्क है। ख़याल रूह की खामोश गुफ्तगू है, लेकिन जब ये सूरती तौर पर होठों से बाहर जब ये सूरती तौर पर जब ये बाहर आती है तो क्या होती है, होठों पर ज़ाहिर हो जाती है, तो उसे ज़बान कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क इन्होंने नहीं बताया है, बस इतना बताया है ख़याल रूह की खामोशी गुफ्तगू है। ख़याल जो है, हमारे दिमाग में जो ख़याल चलता है वो खामोश रहता है, लेकिन यही चीज़ जब हमारे होठ पर आ जाता है तो फिर वो क्या होता है, उसी को ज़बान कहते हैं। तो अफलातून के मुताबिक क्या है, जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है और उसी को हम अपने ज़बान पर लेकर आ जाते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगी, ज़बान हो जाएगी। बाबू राम सक्सेना के मुताबिक क्या है कि जिसकी मदद से इंसान एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करते हैं, उस बेतरतीब इब्तिदाई आवाज़ की अलामती निज़ाम को ज़बान कहा जाता है। उसके बाद क्या है, हमने क्या देखा, अरस्तु के मुताबिक हमने ये देखा कि इंसान एक समाजी ज़रूह है जो समाजी ज़िंदगी को बामानी बनाता है। माशरे में रहते हुए जो ज़बान के ज़रिए, माशरे में रहते हुए जो ज़बान के ज़रिए अफराद, जो ज़बान के ज़रिए ही माशरे के अफराद के साथ एक धागे से बंध जाता है, या बंधा हुआ है भी कहीं कहीं लिखा रहता है, या फिर बंध जाता है। ये अरस्तु के मुताबिक है कि हम एक दूसरे से, जो हमारे समाज में लोग रहते हैं उनसे हम सिर्फ ज़बान एक तागे की तरह इन्होंने बताई है, उसी के ज़रिए से हम
जुड़े हुए हैं, वरना अगर हमारे बीच में ज़बान नहीं रहती तो हम लोगों से जुड़े हुए नहीं रहते। यह अरस्तू के मुताबिक हो गया, बाबू राम सक्सेना के मुताबिक हो गया और अफलातून के मुताबिक हो गया। ये तीनों चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, ये आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद ज़बान को कितने हिस्सों में बांटा गया है? ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये सीटेट के लिए पढ़ाया जा रहा है, इसी वजह से 3 हिस्सा बताया गया है, वरना और हिस्सों में इसको बयान किया जाता है। ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान और इशारों की ज़बान। ठीक है, ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। आवाज़ों की ज़बान नंबर 1 पर क्या है? आवाज़ों की ज़बान, दूसरे नंबर पर अलामतों की ज़बान और तीसरे नंबर पर इशारों की ज़बान। ये सीक्वेंस है इसका। अब देख लेते हैं आवाज़ों की ज़बान में क्या है। आवाज़ों की ज़बान यानी स्पोकन लैंग्वेज। ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने आसपास जिन जिन लोगों से साबिका पड़ता है, वो कुछ न कुछ कोई न कोई ज़बान बोलते हैं। यानी ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, यानी वो कहीं जाकर सीख सकता है। लेकिन जो है, जब बच्चे का अपने आसपास जिन लोगों से साबिका पड़ता है, यानी मम्मी पापा, उसके वालिदैन हो गए, या फिर उसके भाई बहन हो गए, उसके जो अंकल हो गए, तो ये क्या हो गए, उनके आसपास जो लोग रहते हैं, उनके बड़े बुजुर्ग, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। बच्चा उन्हें नकल करके सीखता है और इस पर महारत हासिल कर लेता है। ठीक है, ये हो गई ज़बान। आवाज़ों की ज़बान क्या होती है? आवाज़ों की ज़बान यही है कि जो कवायद के साथ ना बोली जाए, या जो बच्चा शुरू में जब सीखता है तो वो कवायद के साथ नहीं बोलता है। जब बच्चा बाद में उसको आमोजिश करेगा, तब जाकर वो सही तरह से ज़बान को बोल पाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कभी कभी बच्चा स्कूल जाने से पहले ही ज़बान की हुसूलियाबी कर लेता है, यानी ज़बान को एक्यूरेट कर लेता है। ठीक है, दो ज़बान को, 3 ज़बान को ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो आवाज़ों की ज़बान में क्या है? ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, मतलब इक्तिसाब में ये शामिल है कि ज़बान सीखी जाए। और बच्चे के आसपास रहने वाले जो कोई भी कुछ ज़बान बोलते हैं, बच्चा उन्हें नकल करके सीखता है और फिर धीरे धीरे करके इस पर वो महारत हासिल कर लेता है। ये हो गई आवाज़ों की ज़बान। अब अलामतों की ज़बान देख लेते हैं। जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाए, यानी कोई हम आवाज़ बोल रहे हैं, अब उसके बाद उस आवाज़ को किसी मखसूस यानी कुछ ख़ास अलामत के साथ ज़ाहिर कर दिया जाए कि हाँ, अगर हमने बोला 5 को ये अलामत बना दी गई, यहाँ पर ऐसे 5 बना दिया गया। अब ये तो इंग्लिश में है, ये रोमन लैंग्वेज में है 5, लेकिन जब हमने उर्दू में लिखा तो 5 को इस तरह बनाया। तो अब इस अलामत को हमने 5 के साथ पेश किया। अब हम जब ऐसे लिखा हुआ कुछ देखेंगे, फिर क्या लगेगा कि हाँ, हमको ये 5 दिख रहा है। हाँ, लेकिन इसको दिल भी बना दिया गया। अगर इसको इस तरह बना दिया जाए तो ये दिल भी बन जाएगा। तो हमने इसको दिल भी बना दिया, यानी अपनी आवाज़ को जो हमने दिल बोला तो उसको दिल भी बना दिया, जबकि दिल इस तरह नहीं रहता, जो ह्यूमन हार्ट रहता है वो इस तरह नहीं रहता, लेकिन उसको हमने बना दिया है। तो वो भी क्या होता है, वो भी ज़ाहिर करता है हमारी आवाज़ को, तो वो भी अलामत है। जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाए तो वो तहरीर की शक्ल ले लेती है, उसी को अलामतों की ज़बान कहते हैं। यानी हमने कुछ ऐसे लिख दिया, ये तहरीर बन गई, यानी लिखावट बन गई, और लिखी हुई ज़बान को क्या कहते हैं? अलामतों की ज़बान ही कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, लग रहा हो कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देख लेते हैं इशारों की ज़बान क्या होती है। इशारों की ज़बान यानी साइन लैंग्वेज, जब हम हाथ पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपने ख़यालात और जज्बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। अपनी आसान ज़बान में समझ लेते हैं। हाथ पाँव, सर, आँख, कुछ का भी इस्तेमाल करके हम, कोई कुछ बोल रहा है कि इधर आओ, तो आपने हाथ हिला दिया कि हम अभी नहीं आएंगे। या फिर कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आप हाथ हिलाकर उसको ऐसे कर दे रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेल डन, है ना? ऐसे कर दे रहे हैं हाथ हिलाकर, हाथ बनाकर ऐसे अंगूठा को ऊपर कर दे रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, बहुत अच्छे, है ना? इस तरह थम्स अप दिखा दे रहे हैं।
یہ سب کیا ہے؟ یہ اشارہ ہی ہم کر دے رہے ہیں، اشارہ اپنے زبانوں سے، اپنے زبان سے ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، اپنے سر سے، اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے، ہر چیز سے ہم اشارہ کر کے بتا دے رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے جذبات کو ظاہر کر دے رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی باتوں پر ایسا اثر دکھا ہم کو، یا آپ کی باتوں پر ہمارا جواب یہی ہے۔ تو اسے ہی اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ سیدھے سیدھے ہم سمجھ گئے کہ جب ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ یا چہرے کے تاثرات یعنی ایکسپریشن کا استعمال کر کے اپنے خیالات اور جذبات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اسے ہی اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشاروں کی زبان کو آپ کو بہت زیادہ دھیان میں دینا ہے، کیونکہ اشاروں کی زبان سے ہی بہت زیادہ سوال بنتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں ذو لسانی یعنی بائی لنگول اور کثیر لسانی یعنی ملٹی لنگول ماحول میں اشارات کی زبان اہم رول ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو زبان، ایک روم میں دو زبان سیکھنے والے بچے، بولنے والے بچے ہیں، یا پھر آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ اشارہ کر کے ان کو سمجھا سکتے ہیں اپنی باتوں کو۔ اور اب دیکھ لیتے ہیں اشاروں کی زبان کی کمزور پہلو کیا ہے، اس کی کچھ کمیاں بھی ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ تو اس کا کمزور پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے مجرد یعنی ایبسٹریکٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے، کیا ایبسٹریکٹ تھنکنگ جو ہوتی ہے، مجرد تصورات رہتے ہیں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دیکھیے، ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں، یا ابھی یہاں پر بیٹھ کر اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ہماری ٹیم کیا سوچ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے۔ ہم اشارہ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اشارہ کر کے پوری بات ہم اپنے دماغ کی نہیں بتا سکتے آپ کو۔ اس کے لیے ہم کو زبان یعنی چاہے علامتوں کی زبان کا استعمال کرنا پڑے، چاہے ہماری آواز کی زبان کا استعمال کرنا پڑے، کوئی نہ کوئی زبان کا استعمال ہم کر کے ہی اپنے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اپنے تھنکنگ کو، تبھی آپ کو ہم بتا سکتے ہیں، ایسے نہیں بتا سکتے۔ تو اس کی کمی کیا ہے کہ وہ جو ہمارے دماغ میں جو مجرد چیزیں رہتی ہیں نا، جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ رہتی ہے نا، وہ ہم نہیں بتا سکتے، اس کو بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی یہ کمی بتائی گئی ہے۔ ورنہ ذو لسانی اور کثیر لسانی جو ماحول رہتا ہے، یا کثیر لسانی یا ذو لسانی درجات چلتے ہیں یا کلاس چلتے ہیں، اس میں اشاروں کی زبان کافی اہم رول ادا کرتی ہے، کافی اہم رول وہ ادا کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا دیکھا؟ سب سے پہلے ایک بار دوہرا لیتے ہیں، اور آج کی ویڈیو یہیں تک ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے زبان دیکھیں، ایک منٹ، سب سے پہلے ہم نے زبان دیکھی۔ زبان میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ زبان میں ہم نے یہ دیکھا کہ زبان انسانی خیالات، یہ 3-4 چیز یاد کر لیجئے، بہت زیادہ اس میں زبان کے بارے میں ہے نہیں۔ انسانی خیالات، اس کے بعد جذبات، انسانی خیالات، جذبات، احساسات، اور ضروریات، ٹھیک ہے؟ کیا؟ خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات۔ یہ کیا ہو گئی؟ یہ ہمارے زبان ہوگی۔ اتنی چیزوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں، یا اسی کے لیے ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے، یہی ہماری زبان کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ زبان ایک دوسرے سے بیچ میں ہم رابطہ قائم کر سکتے ہیں زبان سے۔ زبان انسان کے درمیان رابطے کا وہ نظام ہے جو مختلف آوازوں اور اشاروں سے مل کر بنتا ہے۔ سماجی تعاملات کی وجہ سے بچہ نقل کر کے سیکھتا ہے۔ زبان سماجی زندگی کا بامقصد بناتی ہے۔ زبان علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ زبان انسانی ذاتی اور سماجی افعال کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زبان انسانی سماج کی ترقی کا سبب ہے۔ زبان اظہار کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زبان کسی بھی رسم الخط میں لکھی جا سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے زبان رسم الخط کا درمیان کوئی متعین رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ زبان میں کئی تخیلاتی عناصر بھی ہوتے ہیں۔ شاعری، نثر اور ڈرامہ لسانی حساسیت کے احساسات کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے جمالیاتی پہلو کو بھی یہ تیز کرتی ہے، ساتھ ہی یہ ہمارے پڑھنے لکھنے کی صلاحیت کو بھی اعلیٰ کرتی ہے یا بلند کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ زبان ہی واحد ذریعہ ہے، زبان ہی ایک واحد ذریعہ ہے جو ہم کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم، ادب اور انتظامی کاموں کی تدوین کے لیے ایک مضبوط ذریعہ کے طور پر بھی کام آتی ہے۔ زبان تقریری، تحریری شکل میں انسانی ذہن و قلب کے جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ ماہر لسانیات
ज़बान को लुग़त और क़वायद की मिलावट मानते हैं, ज़बान को लुग़त मानते हैं और क़वायद की मिलावट मानते हैं, और ज़बान और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है, यानी एक दूसरे से कभी ये अलग नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़बान का मुतालिया करना, ज़बान के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। उसके बाद ज़बान के मुतालिक हमने मुख्तलिफ़ नज़रियात देखे। सबसे पहले क्या क्या देखा? अरस्तु के मुताबिक देखे, अरस्तु के मुताबिक हम एक धागे में बंधे हुए हैं एक दूसरों से, हम लोग समाज में रहने वाली एक रूह हैं, और हम एक दूसरे से जो समाज के अफराद हैं यानी समाज के लोग हैं उनसे एक धागे के रूप में हम बंधे हुए हैं, एक धागे के ज़रिए हम बंधे हुए हैं, और उसी धागे को ये क्या बोले हैं? समाज है, समाज के लोग हैं, ऐसे समाज के लोग हैं, और इस पे हम एक धागे से इन लोगों से बंधे हुए हैं, और इसी को उन्होंने क्या कहा है? ज़बान कहा है। ठीक है, इसी को उन्होंने ज़बान कहा है। उसके बाद हमने क्या देखा? बाबू राम सक्सेना के मुताबिक हमने क्या देखा कि जिसकी मदद से इंसान एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल करता है, अपने ख्याल को इजहार करता है, उसका ख्याल को समझता है, उसी बेतरतीब इब्तदाई आवाज़ की अलामती निज़ाम को ही क्या कहते हैं? ज़बान कहते हैं। इसके बाद अफलातून यानी प्लेटो के मुताबिक क्या देखे? प्लेटो के मुताबिक हमने ये देखा कि फ़िक्र ख्याल और ज़बान में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क इन्होंने बताया है, और वो फ़र्क क्या है कि ख्याल जो हमारे दिमाग में रहता है, हमारे रूह में रहता है, वो एकदम खामोश रहता है, लेकिन जब ये सूरती तौर पर होठों पर आ जाता है, होठों पर ज़ाहिर हो जाता है, तो उसी को ज़बान कहते हैं। ये ज़बान के मुतालिक हो गया। ज़बान और आमोदिश इसके मुतालिक नहीं होता कि अगर आप ये सोचते हैं ज़बान की आमोदिश और हुसूलियाबी के मुतालिक इनका ये है, तो ज़बान के सिर्फ मुतालिक है, ज़बान आमोदिश के मुतालिक नहीं है, ज़बान के हुसूलियाबी के मुतालिक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ज़बान के मुतालिक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ज़बान की आमोदिश के लिए अलग अलग अक़वाल इन लोगों ने कहे हैं। तो ज़बान की फिर 3 किस्मों में हमने देखा ज़बान की कितनी किस्मों में तक़सीम किया जा सकता है। ज़बान को 3 किस्मों में तक़सीम किया जा सकता है: आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान और इशारों की ज़बान। उसके बाद आवाज़ों की ज़बान में हमने क्या देखा? जो हम लोग एक दूसरे से ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने आस-पास के लोगों को जिन जिन लोगों से साबिक़ा पड़ता है, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज़बान बोलते रहते हैं, और उसी ज़बान को वो इमिटेशन यानी नकल करके वो सीख जाता है, और धीरे-धीरे वो महारत हासिल कर लेता है। इसी को आवाज़ों की ज़बान कहते हैं। उसके बाद अलामतों की ज़बान देखिए, जब किसी आवाज़ को किसी मख़सूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है, तो वो तहरीर की शक्ल लेती है। यानी हमने जैसे अभी हमने कहा कि 5 हमने ऐसे लिखा, ये सब क्या है? तहरीर यानी लिखावट में आ गया है। तो ये अलामतों की ज़बान हो जाएगी जब ये तहरीर ले लेती है, जब किसी आवाज़ को किसी ख़ास मख़सूस अलामत से यानी मख़सूस अलामत से ज़ाहिर किया जाए, तो वो तहरीर की शक्ल ले लेती है, उसी को अलामतों की ज़बान कहते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? इशारों की ज़बान, साइन लैंग्वेज। जब हम हाथ, पाँव, सर, आँख या चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करके अपना ख़यालात और जज़्बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो उसे इशारों की ज़बान कहा जाता है। और ज़ू लिसानी और बाइलिंगुअल और कसीरे लिसानी यानी मल्टीलिंगुअल माहौल में इशारात की ज़बान काफ़ी अहम रोल अदा करती है। और इशारों की ज़बान में सिर्फ एक कमी पाई जाती है कि ये क्या होती है? ये अपने दिमाग में जो चल रही बातों को, ये अपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, मुजरिद तसव्वुरात को, ये आपको बयान नहीं कर सकती। बयान करना इसमें मुश्किल हो जाता है, इस वजह से इसकी ये इशारों की ज़बान की ये कमी है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दी नहीं है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन जैसे आएगा आपको ज़रूर तुरंत बताया जाएगा, और किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। जो सीटेट दूसरी तीसरी बार दे रहे होंगे उनको तो अच्छे से पता है, लेकिन जो सीटेट पहली बार दे रहे होंगे उनके लिए हम सीटेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि सीटेट की जो उर्दू लैंग्वेज है, सीटेट की उर्दू लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज फर्स्ट में रखा जाए या लैंग्वेज सेकंड में रखा जाए। लैंग्वेज फर्स्ट में रखने से क्या होगा, लैंग्वेज सेकंड में रखने से कितना फ़र्क आता है पेपर में, या कौन सा लैंग्वेज फर्स्ट ईजी होता है या लैंग्वेज सेकंड ईजी होता है, ये सब आपको एक वीडियो में नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा। और एक चीज़ और कि फ्री नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए आप। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, उस पर टच करके उरूज उर्दू नाम का व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर क्लास की आपको फ्री नोट्स दी जा रही हैं, सिर्फ सीटेट की ही नहीं बल्कि हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कराई जा रही है। उर्दू ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उर्दू ग्रामर नाम से ही एक सीरीज शुरू की हुई थी, जो
कंप्लीट कल रात कंप्लीट हो गई है। उसमें आपको क्या क्या बताया गया है कि उर्दू ग्रामर बेसिक कंप्लीट करा दिया गया है आपको, और जल्द ही उर्दू ग्रामर की टीजीटी के लिए एक सीरीज शुरू होने वाली है जो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल्स में ग्रामर पढ़ाई जाएगी, उर्दू कवायद जिसको बोलते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो जिनका सीटेट नहीं निकल रहा है या उर्दू में सिर्फ 15 से 20 नंबर के बीच में ही रह जाते हैं। उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ और अगर जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमारे ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए आपको ज़रूर मुहैया कराई जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।